दोस्तों सोचिए वो कंपनी जो ग्लोबल एमएनसी के साथ लॉन्ग टर्म का ऑर्डर साइन करके रखी हुई है और यहाँ से ये बड़ा रेवेन्यू भी जनरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी गिरावट आजकल देखने को मिल रही है और ये गिरावट आए दिन बढ़ती ही जा रही है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या ये गिरावट ऐसे ही होती हुई जाएगी या यहाँ से ये कंपनी बाउंस बैक करके ऊपर जाने का दमखम रखती है? तो आज की वीडियो में यही जानेंगे। वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरे तरफ से कोई बाय सेल होल्ड करने का कॉल नहीं है। तो दोस्तों इस कंपनी को देखेंगे तो इस कंपनी में जो निवेशक हैं वो अपने आप को फंसे हुए महसूस कर रहे हैं और कंपनी का आरओसी और आरओई देखेंगे तो ये धरातल पर आता हुआ दिख रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये रीज़न जानने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि कंपनी का सेल्स क्या है। तो कंपनी सितंबर 2022 में अगर आप देखेंगे 193 का सेल्स करती थी और 22 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करती थी। वहीं पर सितंबर 2025 में देखेंगे तो ये कंपनी 183 करोड़ का सेल्स करती है और रेवेन्यू घटकर लगभग 5 करोड़ हो गया। तो ऐसा क्या हो गया कि इसका रेवेन्यू बढ़ने के बजाय घटना चालू हो गया, जबकि कंपनी लगातार एक्सपेंशन भी करती हुई दिख रही है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे जो ये कंपनी है सितंबर 2022 में जो ये कंपनी है इंटरेस्ट पे आउट करती थी 4 करोड़ के आसपास। वहीं पर सितंबर 2025 में देखेंगे तो ये कंपनी लगभग 14 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट पे कर रही है। तो इसके पीछे का रीज़न है इनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा क्यों पे कर रही है उसको भी देखेंगे। और देखेंगे कंपनी के पास रिजर्व कितना है। तो 415 करोड़ का रिजर्व है, 584 करोड़ का कर्जा है। और किसी भी कंपनी का अगर कर्जा बढ़ेगा तो उसको इंटरेस्ट तो पे आउट करना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। तो वैसे में ये कंपनी अपना जो इंटरेस्ट है पे कर रही है तो इनका रेवेन्यू नहीं बढ़ा। कंपनी ने कई सारे फैसिलिटीज़ खड़े किए ये ध्यान देते हुए, ये सोचते हुए कि इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन इनका रेवेन्यू नहीं बढ़ा है। इसीलिए इनका जो खर्चा है वो बढ़ता हुआ दिखा है और खर्चा बढ़ रहा है और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर कर्जा बढ़ रहा है बिकॉज जो कंपनियाँ हैं वहाँ पर चलेंगी, वहाँ पर मशीनें चलेंगी तो खर्चा होगा। तो कई सारे चीज़ें हैं जो इस कंपनी पर इफ़ेक्ट डालते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखेंगे तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि कंपनी में चलो प्रॉब्लम है तो पी इतना ज़्यादा कैसे दिख रहा है, 121 का पी क्यों है? और दोस्तों इसको समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। और इस कंपनी को देखेंगे तो 121 का पी होना ये है कि कंपनी का जो फ्यूचर है, फ्यूचर काफ़ी ब्राइट इस हिसाब से हो सकता है बिकॉज कंपनी लगातार एक्सपेंशन करती हुई नज़र आई है। आप देखेंगे कंपनी कई सारे फैसिलिटीज़ ऐसे हैं, कई सारे एक्सपेंशन ऐसे हैं जो ये कंपनी करती हुई नज़र आ रही है। और जब ये एक्सपेंशन कंपनी का कंप्लीट होएगा, यहाँ से ये कंपनी रेवेन्यू जनरेट करेगी तो जो ये पी आज के दौर में आपको महंगा दिख रहा है कल के दिन ये ड्रामेटिकली ढंग से काफ़ी नीचे आ सकता है। और जो आरओई आज के दौर में काफ़ी कम दिख रहा है ये भी बढ़ सकता है बिकॉज कंपनी जो पैसा लगा रही है वहाँ से पैसा अभी तक जनरेट करने में कामयाब नहीं हो पाई है। उसके पीछे का रीज़न भी दो देखेंगे। अगर कोई भी कंपनी अगर अपना पैसा लगाती है वहाँ से पैसा जनरेट नहीं कर पाएगी तो आरओसी पर तो उसका फ़र्क देखने को मिलता है। लेकिन कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। और कंपनी को देखेंगे एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वहाँ से ये कंपनी 15 साल का एक एग्रीमेंट साइन करके रखा है। उसके लिए ये लोग नया फैसिलिटी पखजन जो कि गुजरात में पड़ता है, यहाँ पर एक नई फैसिलिटी खड़ी कर रहे हैं लोग। और ये फैसिलिटी कब तक रेडी हो जाएगी, यानी कि 12 से 18 महीने में रेडी हो जाएगी। यानी Q4 FY27 में ये फैसिलिटी बनकर रेडी हो जाएगी और यहाँ से ये एनुअली 150 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करते हुए नज़र आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये इनके निवेशकों के लिए काफ़ी ज़्यादा हो सकता है बिकॉज ये जो रेवेन्यू है ये 1-2 सालों के लिए नहीं है, ये रेवेन्यू 15 सालों के लिए है। अगर 15 साल तक लगातार ये कंपनी एक ही मतलब फैसिलिटी से 150 करोड़ अगर जनरेट करने में कामयाब रहती है, जो कि कंपनी काफ़ी छोटी है, काफ़ी आज के दौर में काफ़ी छोटी कंपनी है, तो ये कंपनी काफ़ी बड़ा बनने का दमखम रखती है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो लगातार गिरता हुआ दिख रहा है।
तो उसको भी देखेंगे। उससे पहले ये देखेंगे कंपनी अपना एक्सपेंशन इंडिया में तो कर रही है, और इंडिया के बाहर भी अगर आप देखेंगे यूएस में भी इन्होंने एक नई सब्सिडरी ओपन किया है, तो यहाँ से भी ये फ्यूचर में काफ़ी बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो अगर आप इनके मैनेजमेंट की कमेंट्री को देखेंगे तो मैनेजमेंट की कमेंट मतलब मैनेजमेंट ने क्या बोला है, तो आप देखेंगे उन्होंने सीधा बोला है कि जो टैरिफ का प्रेशर है, जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है उसका प्रेशर इनकी कंपनी पर देखने को मिल रहा है, बिकॉज इन्होंने कई सारे एक्सप्रेशन करते हुए नज़र आए हैं। और वो कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी भी है जो अभी ऑपरेट भी हो रही है, लेकिन वहाँ पर इनको काम करने के लिए काम नहीं है, यानी कि मशीनें चल रही हैं लेकिन मशीनें अपने फुल स्तर पर नहीं चल रही हैं। जब मशीनें अपने फुल कैपेसिटी पर नहीं चलेंगी तो ये रेवेन्यू कंपनियाँ मतलब जनरेट करें, ऐसा काफ़ी मुश्किल हो सकता है। यानी कि फ्यूचर में अगर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है यूएस टैरिफ का, तो इस कंपनी पर काफ़ी अच्छा मतलब एक अच्छा परिणाम इस कंपनी को देखने को मिल सकता है, बिकॉज जो ये कंपनी है ये एक्सपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखती है, बिकॉज इंडिया से ज़्यादा इनका रेवेन्यू ग्लोबल मार्केट से आता है। और भी कंपनी बता रही है कि जो मुश्किल दौर था शायद वो गुजर चुका है, तो आने वाला जो फ्यूचर है वो इस कंपनी का काफ़ी अच्छा हो सकता है। और ये जो कंपनी है काम क्या करती है, अगर आप देखेंगे स्पेशलिटी केमिकल्स में कंपनी का काम है, फूड एंटीऑक्सीडेंट्स में ऑक्सीडेंट में कंपनी एंटीऑक्सीडेंट में कंपनी काम करती है। तो ये फूड एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, यानी कि जो फूड होते हैं वो सड़ गल ना जाए इसके लिए जो केमिकल का यूज़ होता है वो ये केमिकल होता है अरोमा केमिकल, ये कंपनी बनाती है। यानी कि जो आप देखेंगे जो फ्रेगरेंस होते हैं उसमें ये यूज़ होता है। रबर एक्सीलरेटर इसका काम टायर और जो प्लास्टिक वाली कंपनियां होती हैं वो यूज़ करती हैं। लुब्रिकेंट अधेसिव देखेंगे, यानी कि जो इंजन में ऑयल लगता है, इंजन में जो अधेसिव लगता है वो ये उसका भी निर्माण ये कंपनी करती है। और इनका बिजनेस यूरोप में, अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में, एशिया में हर जगह पर फैला हुआ है। तो कंपनी छोटी है लेकिन कंपनी का जो बिजनेस है ये काफ़ी अच्छा खासा है। कंपनी फ्यूचर में अगर अब जो इनका फैसिलिटी है और भी, यानी कि 2027 तक इनका टारगेट है। अधिकतर जो फैसिलिटीज़ इनकी है अभी निर्माण में है, कुछ निर्माण हुआ है, वो वहाँ से रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे हैं जितना इनको करना चाहिए। और कई सारी फैसिलिटीज़ ऐसी है जो 2027 तक इनकी रेडी हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर 2027 का जिसका लॉन्ग व्यू है वही इस कंपनी पर रिसर्च करे, वही इस कंपनी पर स्टडी करे। अगर इस कंपनी को देखेंगे तो 2 बिजनेस कैटेगरीज है, और इस कंपनी के पास अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट देखेंगे तो 148 कंपनी के पास प्रोडक्ट भी देखने को मिलेंगे। वहीं पर 50 कंट्री में ये कंपनी फैली हुई है, 2000 से ज़्यादा इनके कस्टमर है। और दोस्तों 2 R&D सेंटर भी है। और किसी भी कंपनी के लिए R&D सेंटर का होना ये बताता है कि कंपनी अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी मतलब विश्वास, मतलब फ्यूचर को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, यानी फ्यूचर को और गहरा बनाने के लिए कंपनी कार्यरत है। बिकॉज जो कंपनी R&D पर फोकस नहीं करती है तो मान के चलिए उनका जो फ्यूचर है वो अंधेरे में हो सकता है। खास करके ऐसी कंपनियां जो डीप स्पेशलिटी केमिकल्स में काम करती है या कोई भी डीप टेक में काम करती है तो उनको R&D पर खर्चा करना ही पड़ता है। तो ऐसे में ये कंपनी अपने R&D पर काफ़ी खर्चा करती हुई नज़र आ रही है। इंटरनेशनल मार्केट से 64% का ये कंपनी रेवेन्यू निकाल रही है, वहीं पर डोमेस्टिक मार्केट से 36% का रेवेन्यू निकाल रही है। इसका मतलब है कि कंपनी इंडिया से ज़्यादा ये कंपनी एक्सपोर्ट करने पर विश्वास रखती है, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा दिखाते हुए ये कंपनी नज़र आ रही है। और जो ये कंपनी है अगर इसको देखेंगे तो इनके जो क्लाइंट है वो देखेंगे तो डाबर जैसा इनका क्लाइंट है। आप देखेंगे कॉन्टिनेंटल इनका क्लाइंट है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आप देखेंगे इंडियन ऑयल, अपोलो टायर, सीएट टायर, अडानी विलमार, केवा केमिंस, जेके टायर, एमआरएफ टायर। तो कई सारे जो दिग्गज है वो इनके क्लाइंट है। और प्रमोटर को देखेंगे तो 67% के आसपास का हिस्सा प्रमोटर अपने पास खुद ही बना कर रखे हुए। इसका मतलब है कि प्रमोटर अपनी कंपनी को लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आते हैं। या फाइज को देखेंगे इनके पास भी छोटी सी हिस्सेदारी से लेकिन हिस्सेदारी बन चुकी है। डीआईज को देखेंगे इन्होंने भी अभी एंट्री अपना बढ़ाया है। और इनफैक्ट अगर आप डीआईज के ऊपर ध्यान देंगे तो डीआईज लगातार अपना पोजीशन छोटा ही सही लेकिन बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पर पब्लिक के पास देखेंगे तो 23% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास भी है। और इसमें देखेंगे ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में देखेंगे तो विनोद जावेरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक है। और ये
चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो पराग जावेरी देखेंगे तो मैनेजिंग डायरेक्टर है। यश देखेंगे जावेरी तो होल टाइम डायरेक्टर है। तो मिलाकर जो ये जावेरी परिवार है, इसकी ये कंपनी है और काफ़ी मतलब प्रतिष्ठित इनका भी प्रमोटर ग्रुप माना जाता है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ जानना होगा कि इनका जो बिजनेस है, ये बिजनेस काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है, लेकिन इनका जो व्यू है, अधिकतर जो इनका फैसिलिटीज़ है, ये 2027 तक रेडी हो जाएगी। यानी कि 2027 के बाद ये कंपनी अच्छा कर सकती है। लेकिन कंपनी छोटी है तो रिस्क भी है। अगर ऐसा करने में ये कंपनी कामयाब नहीं होती है तो गिरावट भी हो सकता है। तो आपको रिस्क और रिवार्ड दोनों पर ध्यान देना होगा। तो दोस्तों वीडियो डिस्क्लोज़ करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, मेरी तरफ से कोई बाय सेल होल्ड का कॉल नहीं है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल का सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।